अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारा बुक बी में से पैराग्राफ ट्रांसलेशन शामिल है। और हम पीछे जो है पिछले लेक्चर्स में हम 11 पैराग्राफ कवर कर चुके हैं ट्रांसलेशन के। आज हमारा पैराग्राफ नंबर 12 शामिल है, इंग्लिश ट्रांसलेशन का, उर्दू टू इंग्लिश का पैराग्राफ नंबर 12 हमने उसको कवर करना है। इसके बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि ट्रांसलेशन करने के लिए आपको टेंसेस, पैसिव वॉइस उनका बहुत आना लाजमी होता है। और पैसिव वॉइस के बाद जो है वोकेबलरी बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और टेंस की शिनाख्त, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 12। बुक पर जो इसका पेज नंबर है वो 141 है, पेज नंबर 141। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहली लाइन है, 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा है। गुजरा है मतलब ये पास्ट फॉर्म में बात हो रही है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते वक्त, उसकी टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? उर्दू में हम लाइन के एंड में देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी जो है आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। गुजरा है मतलब ये पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। पास्ट टेंस की अपनी निशानियाँ हैं कुछ, तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट का मोस्टली इस्तेमाल करेंगे। और पहले भी मैंने आपको बताया था जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं वो हमेशा मोस्टली हम पास्ट इंडेफिनेट में ही लिखते हैं। तो 250 साल से ज़्यादा का अरसा गुजरा है, क्या बनेगी इसकी ट्रांसलेशन? मोर देन 250 ईयर्स अगो, क्या हुआ जी? जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। एंड में क्या गया? रहता था। रहता था मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट की निशानी है, तो इसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो कस्बा, कस्बा हम टाउन को कहते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी? देयर लिव्ड अ बॉय इन अ स्मॉल टाउन ऑफ जर्मनी। देयर लिव्ड, लिव्ड जो है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल किया। हम पहले बताया कि पास्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो देयर लिव्ड अ बॉय इन अ स्मॉल टाउन ऑफ जर्मनी। यहाँ पर हमने देयर का इस्तेमाल क्यों किया है बेटा? यहाँ पर देयर जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब इसका कोई अपना मतलब नहीं है ख़ास, ये बस सेंटेंस के मतलब को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ इस्तेमाल रखता है। मतलब अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर ये सेंटेंस के एंड में आ जाए तो ये वहाँ का मतलब देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ रहता हूँ या मैं वहाँ रहता था, तो इसकी ट्रांसलेशन आई लिव्ड देयर। देयर वहाँ पर एंड में आ गया तो ये वहाँ का मतलब दे रहा है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्या है? उसका नाम जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल था। था मतलब यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनेट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वास का इस्तेमाल करना है। हिज नेम वॉज जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल। वॉस यहाँ पर देखें, जहन में रखना, यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि वॉज यहाँ पर वर्ब की मेन फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट है। तो सेकंड फॉर्म कैसे है? जो फॉर्म्स होती है हमारे पास वो होती हैं बी, वास, बीन। बी वहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म है, वास वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बीन जो है वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है वर्ब की। हिज नेम वाज जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल। उसका वालिद मशहूर डॉक्टर था। हिज फादर वाज अ फेमस डॉक्टर। बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, बूढ़े डॉक्टर ने एक दिन अपने बेटे से कहा, वन डे कॉमा द ओल्ड डॉक्टर सेड टू हिज सन, क्या कहा? जॉर्ज, तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे। शोहरत पाओगे, एंड में देखें गे आ गया, जो कि निशानी है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। हम यहाँ पर विल शेल का इस्तेमाल करते हैं और विल शेल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। तो क्या बनेगा? जॉर्ज, तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे। डिफिकल्ट वर्ड शोहरत है। शोहरत की इंग्लिश जो होती है वो फेम होती है, तो इसको बनाए, क्या बनेगा? क्या? जॉर्ज कॉमा यू विल आल्सो अर्न फेम वन डे। जॉर्ज, तुम भी एक दिन शोहरत पाओगे। शायद तुम भी बड़े डॉक्टर बनोगे या जज। यहाँ पर शायद का इस्तेमाल है। शायद मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करेंगे, मॉडल वर्ब मे, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। मे का इस्तेमाल क्लास में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मे हम मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है। हम इसको दुआ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। हम इसको बददुआ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मे यू डाई या मे यू फेल। और दूसरा हम इसको इम्कान, इम्कान के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बारिश हो सकती है। हम कहते हैं ना बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं? इट मे रेन। तो इम्कान के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो शायद है यानी कि या तो तुम डॉक्टर बनोगे या जज। तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाएंगे। देखें जी क्या बना, यू मे एदर बिकम अ ग्रेट डॉक्टर आर अ जज। यहाँ पर हमने कंजंक्शन का भी इस्तेमाल किया, एदर और आर। एदर आर ये कंजंक्शन है,
ये कंजंक्शन की तीसरी टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये जब कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियरली इसके बारे में बता दूंगा। आइदर और, नेदर, नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारी कंजंक्शन होती हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्या है? जॉर्ज ने जवाब दिया। जॉर्ज ने जवाब दिया, यहाँ पर मतलब ये पास्ट है तो यहाँ क्या बनेगा? जॉर्ज रिप्लाइड। मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ ना जज। ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ ना जज, यहाँ पर हम कंजंक्शन नेदर और नॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, आई विश टू बिकम नेदर अ डॉक्टर नॉर अ जज। आई विश टू बिकम नेदर अ डॉक्टर नॉर अ जज। मैं अपनी ज़िंदगी मौसीकी के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिवोट माई लाइफ टू म्यूज़िक। वक्फ करना यानी कि डिवोट। आई वॉन्ट टू डिवोट माई लाइफ टू म्यूज़िक। और वो वाकई एक दिन बड़ा मौसीकार बन गया। बन गया मतलब पास्ट फॉर्म में, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग पाएंगी। और मौसीकार की इंग्लिश म्यूजिशियन होती है। वाकई, वाकई की इंग्लिश एक्चुअली होगा। तो देखें क्या बनता है। एंड वन डे ही एक्चुअली बिकेम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अ ग्रेट म्यूजिशियन। एंड वन डे ही एक्चुअली बिकेम अ ग्रेट म्यूजिशियन। ठीक है बेटा, ये था हमारा पैराग्राफ 12। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो क्यूरी है फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, जहाँ पर आपको कोई